हेलो मेरे डियर फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप सभी के। मिलते हैं हम लोग एक न्यू सेशन में। यहाँ पे ठंड दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है और आप लोग के स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का, एरिया का क्या क्या ठंड है कमेंट करके बताइए। क्या यहाँ पे ठंड तो 7 डिग्री 6 डिग्री चल रही है, अभी 9 डिग्री ही रात आई थी। और हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखे थे कि पंथ निरपेक्ष को संविधान से हटाया जा सकता है या नहीं, बट सुप्रीम कोर्ट ने इस शब्द को हटाने से मना कर दिया। कहा कि आधारभूत ढांचा है जो कि हटाना संभव नहीं है। तो हम लोग आगे देखते हैं कि आगे इसका क्या समाजवाद को हटाया जा सकता है प्रस्तावना से। समाजवाद, समाज में क्या क्या होनी चाहिए? समाज में समानता होनी चाहिए, आर्थिक स्वतंत्रता, बंधुत्व। इसको भी अगर हम दो भागों में करके देखें तो एक होता है राज्य के द्वारा अगर लोकतंत्र की स्थापना की जाए तो इसे लोकतांत्रिक समाजवाद कहा जाता है। अगर राज्य को हटा दें और तानाशाह के आधार पर क्रांति समानता लाई जाए तो उसे साम्यवाद कहा जाएगा। लेकिन पंथ निरपेक्ष की भांति जो समाजवाद शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में जोड़ा गया था, जिस पर हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय में उल्लेख किया कि बिना प्रस्तावना, यानी कहा कि प्रस्तावना की तिथि जो कि 26 नवंबर 1949 है, इसके बदलने बिना प्रस्तावना में संशोधन किस प्रकार से संभव है। और जो संविधान के नीति निर्देशक तत्व हैं यानी डीपीएसपी जो भाग 4 है का तत्व में उल्लेखित है, संपत्ति का केंद्रीकरण मुट्ठी भर लोगों के हाथों में नहीं होगा और इस प्रकार से नियंत्रण होगा कि समाज में सभी समुदाय की भलाई सुनिश्चित की जा सके। आर्टिकल 39(b)(c) नीति निर्देशक तत्व में यह प्रावधान है कि राज्य सभी के लिए कल्याण करेगा, यानी लोक कल्याण की बात करते हैं आर्टिकल 38 में। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार समाज में संपत्ति का वितरण वंचित वर्गों की भलाई के लिए होना चाहिए, जिसका अभिप्राय यह है कि कल्याणकारी राज्य का उल्लेख संविधान में पहले से ही मिलता है। और समाजवाद, समाज का सकारात्मक आशय वंचित सशक्तिकरण है, इसलिए सरकार द्वारा मुख्यतः आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, मनरेगा इत्यादि जैसी कल्याणकारी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। और 1991 के बाद से उदारीकरण के पश्चात राज्य की सबसे बड़ी प्राथमिकता हो गई है सामाजिक आर्थिक न्याय से है। समाजवाद शब्द आधारभूत ढांचे का भाग नहीं है, इसे भविष्य में हटाया जा सकता है। देखते हैं हम लोग एक न्यू टॉपिक है कि प्रस्तावना से ही रिलेट है। क्या प्रस्तावना की संविधान की व्याख्या में उपयोगिता क्या है? तो समय समय पर उपयोगिता या व्याख्या बदलती रही। अगर हम शब्दों को देखा जाए और भावनाओं को देखा जाए तो केशवानंद भारतीवाद से पहले संविधान के शब्दों को ही देखा गया था, लेकिन केशवानंद भारतीवाद के पश्चात संविधान की भावनाओं, विचारधारा और दर्शन पर भी ध्यान दिया गया। यानी परंपरागत रूप से उच्चतम न्यायालय ने संविधान की व्याख्या करते हुए संविधान के शब्दों को महत्व दिया। वर्ष 1973 से केशवानंद भारतीवाद से संविधान की व्याख्या में परिवर्तन किया और कहा संविधान केवल अनुच्छेदों का मात्र संग्रह नहीं है, अपितु ये एक सिद्धांत, विचारधारा और दर्शन है। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न भाग है और वर्तमान में प्रस्तावना में उल्लेखित लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक,
पंथनिरपेक्ष राष्ट्र की एकता, अखंडता, व्यक्ति की गरिमा, आधारभूत ढांचे को भाग घोषित किया गया है, जो कि संविधान संशोधन द्वारा परिवर्तन संभव नहीं किया जा सकता। जीवन के अधिकार को गरिमामय बनाने के लिए मानेका गांधीवाद में और जीवन के अधिकार में निजता का अधिकार शामिल किया गया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने संविधान की आत्मा और भावनाओं पर बल दिया। और जैसे जैसे समय बदली, परिस्थितियाँ बदली, लोगों की विचारधाराएं बदली, तो उसी हिसाब से संविधान की व्याख्या भी बदलती चली गई। जहां एक और संविधान के शब्दों को महत्व दिया जाता था, वर्ष 1973 के पश्चात केशवचंद्र भारतीवाद से संविधान की भावनाओं पर बल दिया गया। जम्मू कश्मीर से 370 हटाने के बाद के संदर्भ में राष्ट्रीय एकता, अखंडता को महत्व देने के कारण इसे संवैधानिक कहा, जिसका उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है। और आप लोग तो इतने चालाक हैं, आप लोग इतने विद्वान हैं कि आप लोग मेरी कही हुई बातें को बड़ी आसानी से समझ रहे होंगे कि मैं आखिरकार कहना क्या चाह रहा हूँ। क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ वो कहीं ना कहीं किताबों में मेंशन भी है, और मैं बस आपको एज ए स्टोरी टाइप का बता रहा हूँ कि किसी भी चीज़ को हम लोग कैसे, कहा जाता है कि एक पेज को पढ़ने के लिए, रिवीजन करने के लिए 1 मिनट इज़ मोर देन एनफ। अगर आप विद कंसंट्रेशन, फोकस के साथ किसी भी चीज़ को रिवीजन करते हैं पेज वाइज, अकॉर्डिंग आप पेज भी रिवीजन करते हैं, तो आपको एक पेज को रिवीजन करने में 1 मिनट भी बहुत है। और मानिए आपके पास 20 पेज का कंटेंट है, तो 20 मिनट में आप उसको पढ़ दीजिए। जो इम्पोर्टेंट है उसको हाईलाइट करिए, जो याद नहीं हुआ, जो आप बार बार भूल जाते हैं, उसको अलग से नोट डाउन कर लीजिए, उसको देखिए, उसको बार बार करिए। लेकिन आप कहानी तो कभी नहीं भूलने वाले, भूलेंगे फैक्ट को हाईलाइट कीजिए, उसको बार बार रिवीजन कीजिए। और गणतांत्रिक लोकतांत्रिक देखते हैं। संविधान सभा एक संप्रभु संस्था थी जिसके द्वारा लोकतांत्रिक शासन का आधार रखा गया, और भारत में सभी नागरिकों के लिए एक साथ मतदान का अधिकार दिया गया, और इन्हीं मतदाताओं के द्वारा लोकसभा, विधानसभा का निर्वाचन किया गया। ब्रिटेन के लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक अजीब विसंगति विद्यमान थी, क्योंकि लॉर्ड सभा एक गैर निर्वाचित संस्था थी और ब्रिटेन के महाराजा को ही वंशानुगत आधार पर राष्ट्राध्यक्ष बना दिया गया है। भारतीय संविधान निर्माता अमेरिकी संविधान निर्माता से अत्यधिक प्रभावित है, जबकि संविधान में सदैव गणतंत्र का प्रयोग किया गया है। सॉरी क्योंकि अमेरिका का जो संविधान है विश्व का पहला लिखित संविधान था। इसमें मूल अधिकारों को शामिल किया गया, राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली को, और भारतीय संविधान निर्माताओं ने आम जनता की सर्वोच्चता और अधिकारों को प्रकट करने के लिए गणतंत्र शब्द का भी प्रयोग किया है। ब्रिटिश वासियों ने संसदीय सर्वोच्चता को विचारों को अपनाया, जबकि भारत में संसदीय शासन के विचारों को अपनाया गया। शक्ति पृथक्करण को अमेरिकी संविधान से लिया गया है, इसलिए गणतंत्र शब्द का भी प्रयोग किया गया। लोकतांत्रिक गणतांत्रिक का व्यवहारिक मूल्यांकन या अध्ययन हम 75 वर्षों में देखते हैं। क्या इसमें भारत की अचीवमेंट रही? भारतीय लोकतंत्र में अनेक विरोधाभास विद्यमान हैं। जातिवाद, धर्म मुख्यतः बहुत प्रचलित भारतीय समाज में व्याप्त है। एक लोकसभा से 17th लोकसभा यानी अब 18th लोकसभा हो चुकी है। सभा सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न हुए हैं। देश में मतदाताओं की संख्या भी लगभग 90 करोड़ हो चुकी है। जो चुनाव की दृष्टि से यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश भारत है, लेकिन गरीबी,
बीमारी, भूखमरी, बेरोजगारी, निरक्षरता राष्ट्र की एक प्रमुख चुनौतियां हैं। प्रस्तावना में जन संप्रभुता का उल्लेख प्राप्त होता है, लेकिन विभिन्न राजनीतिक दलों पर परिवार विशेषों का नियंत्रण है और आंतरिक लोकतंत्र का भी अभाव है। एक और भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक अपराधीकरण, जहां राजनेता चुनाव जीतने के लिए अपराधियों का सहारा लेते थे, अब वहीं अपराधियों को राजनीतिकरण में आने लगे हैं और लोकतंत्र और विधि के शासन में के काले धब्बे की भांति है। हम इसके थोड़ा सा कंक्लूजन देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। भारतीय लोकतंत्र अभी भी एक संक्रमणकालीन लोकतंत्र के दौर में है, लेकिन शासन में निरंतर सुधार देखे जा सकते हैं। एक और नागरिकों को सूचना के अधिकार भी प्राप्त हुए हैं, तो दूसरी ओर शिक्षा के अधिकार भी उपलब्ध हुए हैं। प्रस्तावना संविधान के जन्म कुंडली के रूप में, जो प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय, दर्शन या सूक्ष्म रूप भी कहा जा सकता है, जिसका विस्तृत रूप ही संविधान है। संविधान के 22 भाग, प्रस्तावना का ही विस्तार है। प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय संविधान के निर्माताओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के विचारधारा के भी सामंजस्य स्थापित किया गया है। जैसे सोवियत संघ में समाजवाद को प्राथमिकता दी गई, जबकि अमेरिका में पूंजीवादी मॉडल को प्राथमिकता या महत्व दिया गया। संविधान में मुख्यतः गांधीवादी मान्यताएं भी शामिल किया गया, क्योंकि अमेरिका में पूंजीवादी व्यवस्था विद्यमान थी, लेकिन अमेरिका में मूल अधिकार के प्रावधान हैं। सोवियत संघ को आर्थिक समानता पर बदल दिया गया, लेकिन आज़ादी के नाम और अधिकारों का दमन कर दिया गया। इसलिए भारतीय संविधान मूल अधिकार उदारवादी विचारधारा के परिचायक है। लोकतांत्रिक गणतांत्रिक शासन, जो कि उदारवाद के पूरक है, पंथ निरपेक्ष शासन ही अपनाए हैं, परंतु नीति निर्देशक तत्व के भाग में समाजवादी विचारधारा को पर्याय महत्व दिया गया है। एक छोटा सा टॉपिक है प्रस्तावना की प्रकृति, हम उसको नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, और प्रस्तावना की प्रकृति को करके हम लोग जो मेन चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स पे हम लोग आएंगे। हम लोग फंडामेंटल राइट्स को बहुत डीपली अध्ययन करने वाले हैं, जो कि कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस होने वाला है हम लोग के किसी एग्जामिनेशन में और अदर भी एग्जामिनेशंस में। और आप लोग पढ़ते रहिए, ठंड बढ़ते जा रही है, अपना भी ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए। आप लोग मिलते हैं हम लोग एक बढ़िया और न्यू सेशन में नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, हैप्पी रहिए, और जय हिंद, जय भारत।